जैसे ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बड़ी ट्रेड डील की खबर सामने आई, पूरी वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई। बाजारों में हलचल, राजधानियों में फुसफुसाहट और बंद कमरों में बेचैनी साफ महसूस की जाने लगी। दुनिया की नजर इस डील पर थी, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट अगर कहीं दिखी तो वह थी वॉशिंगटन में। अमेरिका की तरफ से एक बयान आया जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका ने कहा कि यूरोप भारत के साथ व्यापार करके अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। यह सुनते ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या यह सच में नैतिकता की चिंता है, या फिर यह उस डर की आवाज है जो नियंत्रण हाथ से निकलते देख पैदा होता है? अमेरिका चाहता था कि यूरोप भी वही रास्ता अपनाए जो उसने अपनाया। भारत पर टैरिफ लगाओ, व्यापार में रुकावट डालो, दबाव बनाओ और भारत को मजबूर करो कि वह रूस से दूरी बना ले। लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं बनी जैसी वॉशिंगटन ने सोची थी। मुख्य बात पर आने से पहले एक छोटी सी अपील है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में भारत माता की जय या जय हिंद लिखें। वीडियो को दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। यह डिजिटल दौर में देशभक्ति दिखाने का एक छोटा सा तरीका है। इस बार यूरोप ने सिर झुकाने के बजाय अपनी आंखों में आंखें डालकर अपने हित चुने, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि यह कोई छोटी या मामूली डील नहीं है। यह भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बनने वाला ऐसा आर्थिक पुल है जो करीब 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ता है। यह समझौता दुनिया की कुल जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से को एक साथ खड़ा कर देता है। यही वजह है कि यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने इसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ट्रेड डील कहा है। एक तरफ भारत है जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन है जो 27 देशों का सबसे समृद्ध सिंगल मार्केट है। जब यह दोनों साथ आते हैं तो यह सिर्फ व्यापार नहीं होता, यह शक्ति संतुलन का बदलाव होता है। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ सामानों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। इसमें सेवाएं हैं, निवेश है, टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है और सबसे अहम भविष्य की सप्लाई चेन है। यूरोप भारत से आने वाले टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स और इंजीनियरिंग सामान पर टैक्स कम करेगा। वहीं भारत यूरोप से आने वाली हाई एंड मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और कुछ खास प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाने को तैयार है। लेकिन असली खेल सामान में नहीं, सेवाओं में है। भारत चाहता है कि उसके आईटी और टेक प्रोफेशनल्स को यूरोप में काम करने के लिए आसान वीजा मिले, भारतीय डिग्रियों को मान्यता मिले, ताकि भारतीय टैलेंट वहां खुलकर काम कर सके। इसके बदले में यूरोप को भारत के बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल सर्विस सेक्टर में ज्यादा पहुंच मिलती है। यानी यह कोई एक तरफा सौदा नहीं है, यह दोनों की जरूरतों से बना हुआ समझौता है। अब जरा उस मोड़ पर आते हैं जहां से अमेरिका की परेशानी शुरू होती है। यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। कोविड के समय सप्लाई चेन टूटने और बाद में बढ़े भू राजनीतिक तनाव ने उन्हें सिखा दिया कि एक ही देश पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से चाइना प्लस वन रणनीति में सबसे बड़ा नाम बनकर भारत सामने आया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, राजनीतिक रूप से स्थिर है और यहां लंबी अवधि का निवेश सुरक्षित माना जाता है। यूरोप अब अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस का बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करना चाहता है, और यही वह बात है जहां अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं रही है। उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है आर्थिक दबाव, टैरिफ, प्रतिबंध और डॉलर के जरिए दूसरों को नियंत्रित करना। लेकिन जब भारत जैसे देशों के पास नए विकल्प आने लगते हैं तो यह नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और वही तेल यूरोप को बेचता है। अमेरिका कहता है कि इससे रूस को अप्रत्यक्ष फायदा होता है और यूरोप अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन यहीं पर अमेरिका की दोहरी नीति पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ जाती है। अमेरिका आज भी रूस से कुछ अहम चीजें खरीद रहा है। जब अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए ऐसा कर सकता है तो भारत और यूरोप को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का अधिकार उसे किसने दिया? सच ये है कि यह मुद्दा नैतिकता का नहीं है, यह मुद्दा नियंत्रण का है। भारत और यूरोप की यह डील अमेरिका की उस ताकत को कमजोर करती है जिसके जरिए वह दशकों तक दूसरों पर दबाव बनाता रहा। पहले भारत के पास सीमित विकल्प थे, अब भारत के पास यूरोप है, एशिया है और मध्य पूर्व है। यही वजह है कि अमेरिका का दबाव बनाने वाला खेल धीरे धीरे असर खोता दिख रहा है।
दोस्तों, इस ट्रेड डील का असर सिर्फ भारत और यूरोप तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। सबसे बड़ा झटका उस सिस्टम को लगा है जो दशकों से यह मानकर चलता रहा कि आर्थिक नियम वही बनाएगा और बाकी दुनिया उन्हें मानने को मजबूर होगी। अब तक यूरोप की पहचान यह थी कि वह रणनीतिक मामलों में अमेरिका की लाइन पर चलता है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। यूरोप ने साफ कर दिया कि उसके फैसले अब सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होंगे। आर्थिक हितों के मामले में यूरोप अपने रास्ते खुद चुनेगा। यही बात अमेरिका को अंदर तक परेशान कर रही है, क्योंकि अगर यूरोप ने यह रास्ता पकड़ लिया तो बाकी देश भी यही करेंगे और फिर अमेरिका का दबाव वाला मॉडल धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। भारत के लिए यह डील एक बड़ी रणनीतिक जीत है। भारत ने बिना किसी टकराव के, बिना किसी नियम को तोड़े अपने लिए नए दरवाजे खोल लिए हैं। भारत ने साफ दिखा दिया है कि वह किसी एक खेमे में बंधा रहने वाला देश नहीं है। यही भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति है। भारत अमेरिका के साथ भी रिश्ते रखता है, यूरोप के साथ भी साझेदारी बढ़ाता है, रूस से भी संवाद बनाए रखता है और एशिया व मध्य पूर्व में भी अपनी पकड़ मजबूत करता है। इस नीति का फायदा अब खुलकर दिखने लगा है। पहले भारत पर दबाव डालना आसान था, अब हर दबाव का जवाब भारत के पास विकल्प के रूप में मौजूद है। यूरोप के लिए भी भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, भारत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। चीन के साथ यूरोप के रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिका का रवैया भी पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। ऐसे में भारत एक स्थिर, बड़ा और भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आया है, जहां लोकतंत्र है, कानून है और नीतियों में निरंतरता है। अब जरा अमेरिका की दूसरी बड़ी चिंता को समझिए। दुनिया धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम कर रही है। कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव कर रहे हैं। सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। यूरोप के कुछ देश अपने सोने को अमेरिका से वापस मंगा रहे हैं। यह संकेत छोटा नहीं है, यह दिखाता है कि भरोसे में दरार आ रही है। अमेरिका की विदेशी नीति की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है। उसने सहयोग को मजबूरी समझ लिया और दबाव को नीति बना लिया, लेकिन दुनिया अब उस द्वार से बाहर निकल रही है। भारत और यूरोप की यह डील उसी बदलाव का हिस्सा है। यह दिखाती है कि देश अब ब्लॉक पॉलिटिक्स से आगे बढ़ रहे हैं। अब हर देश अपने हितों को पहले रख रहा है। इस डील से पश्चिमी देशों की तथाकथित एकता में भी दरार दिखाई देने लगी है। दशकों तक जो फैसले एक साथ होते थे, अब उन पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रीनलैंड का मामला हो या रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोप अब हर मुद्दे पर आंख बंद करके अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो रहा और यह बदलाव बहुत बड़ा है। भारत की रणनीति यहां बेहद संतुलित रही है। भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया। रूस से तेल खरीदना कानूनी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा किसी भी राजनीतिक दबाव से ऊपर है। साथ ही भारत ने यह भी दिखाया है कि वह किसी एक देश का विरोध करने के लिए किसी दूसरे देश का साथ नहीं देता। भारत अपने हितों के आधार पर फैसले करता है। यूरोप इस बात को समझता है। यही वजह है कि वह भारत को सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक साथी मानने लगा है। अब इस पूरी स्थिति को अमेरिका के नजरिए से देखिए। अमेरिका ने हाल के वर्षों में कई मोर्चों पर अपने सहयोगियों का भरोसा खोया है। नाटो के भीतर तनाव बढ़ा है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश खुलकर असहमति जताने लगे हैं। जापान, जिसे अमेरिका लंबे समय से सुरक्षा की गारंटी देता रहा है, अब खुद अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुट गया है, क्योंकि उसे भी अब भरोसा नहीं रहा कि संकट के वक्त अमेरिका हर हाल में साथ देगा। ये सब अमेरिका की विदेश नीति की असफलताओं का नतीजा है। जब आप हर मुद्दे पर धमकी देंगे तो एक दिन लोग विकल्प तलाशेंगे ही, और भारत इस समय सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। भारत ना दबाव बनाता है, ना शर्तें थोपता है। भारत साझेदारी की बात करता है, बराबरी की बात करता है। यही फर्क उसे बाकी ताकतों से अलग बनाता है। इस डील ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत अब उस मेज पर बैठ चुका है जहां वैश्विक नियम तय होते हैं। भारत अब सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं बल्कि नियम गढ़ने की क्षमता रखने वाला देश बन रहा है। दोस्तों, अब जरा इस पूरी ट्रेड डील को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यह समझौता सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की तस्वीर बदलने वाला कदम है। भारत और यूरोप दोनों यह अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाला समय सिर्फ सस्ते सामान या टैक्स कटौती का नहीं है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और भरोसे का है। यूरोप पिछले कुछ सालों में दो बड़े झटके झेल चुका है। पहला झटका कोविड के समय लगा, जब चीन से आने वाली सप्लाई अचानक रुक गई। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, दवाइयां नहीं मिली और इंडस्ट्री ठप पड़ गई।
दूसरा झटका रूस यूक्रेन युद्ध से लगा, जिसने ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया। इन दोनों घटनाओं ने यूरोप को यह सिखा दिया कि एक या दो देशों पर निर्भर रहना बहुत बड़ा जोखिम है। इसी वजह से यूरोप अब अपनी सप्लाई चेन को ज्यादा सुरक्षित और विविध बनाना चाहता है, और यहाँ भारत सबसे मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है। भारत के पास बड़ी आबादी है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, मजबूत आईटी सेक्टर है और तेजी से बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग बेस है। भारत में मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसी नीतियों ने यूरोपीय कंपनियों का भरोसा और बढ़ाया है। उन्हें लग रहा है कि भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि उत्पादन का बड़ा केंद्र बन सकता है। इस डील के बाद यूरोप की कई बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी में हैं। ऑन ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस मशीनरी जैसे सेक्टर में बड़े निवेश की चर्चा शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ निवेश की बात नहीं है, यह रोजगार की बात है। लाखों नए जॉब्स, नई स्किल्स और नई टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। यही वजह है कि यह डील भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। अब सेवाओं वाले हिस्से पर आइए, जो इस डील का सबसे अहम लेकिन सबसे कम समझा गया पहलू है। भारत चाहता है कि उसके IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डाटा एनालिस्ट्स और हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स को यूरोप में काम करने में आसानी हो। अगर भारतीय डिग्रियों को यूरोप में मान्यता मिलती है तो यह करोड़ों युवाओं के लिए नए दरवाजे खोल देगा। इससे भारत का रेमिटेंस बढ़ेगा और स्किल ट्रांसफर भी होगा। यूरोप के लिए भी यह फायदे का सौदा है। वहां की आबादी बूढ़ी हो रही है, स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी है। ऐसे में भारत का युवा और प्रशिक्षित टैलेंट उनकी जरूरत बनता जा रहा है। अब जरा अमेरिका की बेचैनी को यहां से समझिए। अमेरिका हमेशा चाहता रहा है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी और टैलेंट उसके पास ही रहे, लेकिन अगर यूरोप भारत के साथ मिलकर यह नया सिस्टम खड़ा करता है तो अमेरिका की वह एक्सक्लूसिव पोजीशन कमजोर पड़ती है। यही वजह है कि अमेरिका इस डील को सिर्फ आर्थिक नजर से नहीं देख रहा, वह इसे रणनीतिक खतरे के रूप में देख रहा है। अमेरिका की एक और बड़ी चिंता यह है कि भारत अब धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। यूरोप के साथ बढ़ता व्यापार, स्थानीय मुद्राओं में लेन देन की संभावना और वैकल्पिक भुगतान सिस्टम, यह सब अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका डॉलर है। डॉलर कमजोर हुआ तो अमेरिकी दबाव की ताकत भी कमजोर हो जाएगी। यूरोप भी यह बात समझ चुका है। यही वजह है कि वह अमेरिका के हर फैसले के पीछे आंख बंद करके खड़ा रहने को तैयार नहीं है। अब वह अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। भारत की भूमिका यहां बहुत संतुलित है। भारत किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रहा, ना अमेरिका के खिलाफ, ना यूरोप के नाम पर किसी और के खिलाफ। भारत सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहा है। यही वजह है कि भारत को आज एक जिम्मेदार और समझदार ताकत के रूप में देखा जा रहा है। भारत नियम तो मानता है लेकिन दबाव में नहीं आता। यूरोप के कई देशों ने यह साफ माना है कि भारत के साथ साझेदारी उन्हें ज्यादा स्थिरता और सुरक्षा देती है। चीन के साथ यह भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा। अमेरिका की नीतियां भी अनिश्चित हो गई हैं। ऐसे माहौल में भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा है जो न सिर्फ बड़ा बाजार है बल्कि भरोसेमंद साथी भी है। यह डील इस बात का संकेत है कि दुनिया अब पुराने पावर सेंटर्स से बाहर निकल रही है। फैसले अब एक राजधानी में नहीं होंगे, फैसले अब साझेदारी से होंगे। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और निर्णायक पहलू सामने आता है। यह समझना जरूरी है कि भारत और यूरोपीय यूनियन की यह ट्रेड डील सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं है। यह उस मानसिकता के खिलाफ खुला संदेश है जो दशकों से यह मानती रही कि दुनिया कुछ गिने चुने देशों के इशारों पर चलेगी। आज की तारीख में भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह किसी के दबाव में फैसले नहीं लेता। भारत अपने हित देखता है, अपने विकल्प बनाता है और उसी के आधार पर आगे बढ़ता है।